मुक्ति संघर्ष के महान योद्धा कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास हुआ था। प्रेमचंद ने एक कहानीकार के रूप में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें जीवन के हर क्षेत्र, हर वर्ग के पात्र की जीवन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। कहानी का विषय तात्कालिक यथार्थ को हो अथवा ऐतिहासिक विषय, उनकी चिंता की केंद्र में सदैव पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति रही है। उनकी कहानियाँ जाति, संप्रदाय और धार्मिक पाखंड से लेकर पूंजीवादी सामंती समाज की हृदयहीनता के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है, जिसमें इस जीवन सत्य का मानविक स्तर पर उद्घाटन हुआ है कि पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति, धर्म और संबंधों से सर्वथा न्याय के प्रति ही उत्तरदायी हुआ करता है। यही पंच परमेश्वर की भूमिका रही है। पंच परमेश्वर जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। मित्रता का मूल मंत्र वो लोग समझते थे और उसे स्थापित किए हुए थे। इन दोनों की मित्रता बचपन से ही थी। जब जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, और यही परिणाम था कि उनके आशीर्वाद से यह फलते फूलते रहे। अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने हुए थे। कहानी में मोड़ तब आता है जब जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी ज़मीन थी और उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया जाता था, हलवे पूरी खिलाए जाते थे। लेकिन जो ही रजिस्ट्री हो गई उसके बाद से उनके साथ ये इनकी पत्नी, जिनका नाम करीमन था, हमेशा कलह हुआ करता था। कुछ दिन तक यूँ ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता से कहा, रुपए कहाँ फलते हैं। हालांकि खाला ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं बना और खाला बिगड़ पड़ी। उन्होंने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंस पड़े। उन्हें लगा कि फैसला हो ही जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट अच्छी नहीं लगती है। पंचायत में किसकी जीत होगी यह देखा जाएगा, क्योंकि पंच तो सारे अपने ही हैं, कहीं बाहर से तो फरिश्ते कोई आवेंगे नहीं। इसके बाद बूढ़ी खाला ने एक लकड़ी लिए आर पार के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना दोहर हो गया था, मगर निर्णय तो होना ही था। शायद ही कोई ऐसा था जिसके सामने बुढ़िया ने आंसू न बहाए हों और अपनी समस्या न सुनाई हो। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से न सुना हो और उनको सांत्वना न दी हो। अंत में अलगू के पास पहुंची। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला अपनी विपदा तो सबके आगे रोआई, अब आने न आने का अख्तियार उसको है। अलगू, तो यूँ आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा। अलगू, इसका क्या जवाब दूं, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। अंततः जुम्मन
के पंचायत में अलगू उपस्थित हुए। संध्या समय था, पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने सब पहले से ही फर्श बिछा रखा था। सभी के लिए इलायची, हुक्का, तंबाकू, अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे, परंतु मुझे न रोटी की मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, क्या कर सकती हूँ। हमेशा इनके यहाँ खटपट होता है, मैं अंततः क्या करूँ। रामधन मिश्र, जिसके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो, इसका निपटारा आज ही कर लो। जुम्मन को इन सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन ने क्रोध में कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो बंद बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुद से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगी चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बोल देती हूँ। अलगू इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब पड़ गए तो कर भी क्या सकते थे। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन कोसा कि अब निर्णय तो जुम्मन के पक्ष में आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता, पंच के हृदय में परमेश्वर का वास होता है। ज्यों ही जुम्मन के विपक्ष में अलगू पंच बने, जुम्मन को विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांतचित्त होकर बोले, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात कपड़ा खाना देना स्वीकार किया था। मैं उन्हें माँ के समान समझता हूँ, फिर भी इन्हें परेशानी होती है। वह खाला जान माहवार खर्च अलग मांगती है, जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। इससे मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च इन्हें अलग से दिया जा सके, इसलिए फैसला पंचों के हाथ में है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। जब सारा कुछ सुन लिया, सुन लेने के बाद फैसला खाला के पक्ष में आया। फैसला काला के पक्ष में आते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहा जा सकता था। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे, और वह कहा करते थे, इसी का नाम पंचायत है। हालांकि इस फैसले के बाद अलगू चौधरी और जुम्मन की मित्रता की जड़ हिल गई, और पुराना मित्रता रूपी वृक्ष जो सत्य का एक झोंका भी न सह सका, सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। अब उनमें शिष्टाचार भी नहीं रहा, एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे दोनों मिलते थे मगर तलवार के ढाल की तरह। जुम्मन के चित्त में मित्र की कटुलता आठों पहर खटका करती थी। उसे यही चिंता रहती थी, किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे काम की सिद्धि में बड़ी देर होती है, पर बुरे काम की सिद्धि में जल्दी हो जाती है, और कुछ ही दिन में यह मौका उसे मिल गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव में लोग दर्शन करते रहे, मगर देव को कुछ और मंजूर था। उसमें से एक बैल मर गया। एक बैल वह लेकर क्या करते, उन्होंने बैल समझू साहू को बेच दिया, जो नमक का सामान्यतः व्यापार किया करते थे। उन्होंने देखा बैल को न खाने की चिंता रखती थी न किसी की। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन 4 खेप लगा दूं, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। समझू साहू ने नया बैल पाया, उसे रगेदने लगे। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। अलगू चौधरी के घर था तो बैल चैन की बंसी बजाता था, लेकिन यहाँ आते ही उसे समस्याओं ने घेर लिया। महीने भर में ही वह पीस गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक करके चलना दुभर हो गया, अंततः हड्डियां निकल आई, और एक दिन तो अलग ही कहानी हो गई। चौथे खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर
पैर न उठते थे, पर साहू जी कोरे फटकारने लगे। परिणाम हुआ कि वह बैठ गया और बैठा तो उठ नहीं पाया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। समझू साहू और उसकी पत्नी प्रातः रोते बिलखते अलगू के पास पहुँचे। सहुआइन ने बुरी सुहावनी सुनी। जब पहले रोई अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोरे ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन भर की कमाई लुट गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अलगू चौधरी जब अपने बैल का पैसा मांगने के लिए उसके पास गए तो चौधरी और समझू साहू में कहा सुनी हो गई और वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः निर्णय पंचायत के मामले में छोड़ दिया गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। मटर की फलियां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। पेड़ों की डालियों पर सुख मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमरोवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता है। अंततः पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही पंच चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख पंच रहेंगे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को पकड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज होगा। अपने उत्तराधिकारों का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। इस प्रकार पंचायत की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं है। दोनों पक्षों के सवाल जवाब शुरू हो गए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्हें बैल दिया गया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू साहू से फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। समझू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करें तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। और यह ध्वनि चारों ओर प्रतिध्वनित होने लगी, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति की सराहता था। उसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर का वास होता है और जो पंच के पद पर आसीन होता है वह इन भावनाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सोचता।
आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। और अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक सद्भाव और मित्रता पर प्रकाश डालने की पूर्ण चेष्टा की है। यह कहानी यह भी हमें दिखाता है कि ग्रामीण समाज में बहुत सारे मनुष्य एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं। लोग एक दूसरे को ढाल बनाकर स्वार्थ की सिद्धि भी करना चाहते हैं, लेकिन जब पंचवद आ जाता है और उनके निर्णय होते हैं तो वहाँ न कोई किसी का दुश्मन हो पाता है और न दोस्त। इस प्रकार प्राचीन समाज में यह व्यवस्था अत्यंत सक्रिय और सराहनीय थी, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। मित्रों, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा लिया होगा, नहीं तो दबा लें ताकि आपको परीक्षा से संबंधित अन्य कहानियाँ भी उपलब्ध हो। इसका प्रश्न उत्तर इसके दूसरे भाग में प्रकाशित किया जा रहा है।